नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यूपी आरवीएनएल टीजी2 इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है और अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था। 22 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे के पहले के पार्ट को आप यदि नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्टों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इससे कि पहले के 4 पार्टों में हमने वीडियो को अपलोड किया हुआ है, ये हमारा 5 नंबर पार्ट है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 101 यानी 101 क्वेश्चन से हम आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि पिछले 4 पार्टों में हमने 100 क्वेश्चन 25-25 करके सॉल्यूशन किया हुआ है। 101 जो नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। पीसीबी शब्द आया है तो इसका फुल फॉर्म जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और तो इसमें कौन से मेथड सोल्डरिंग के किए जाते हैं? तो सोल्डरिंग मेथड में पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और उत्पादन कार्यों में जो सोल्डरिंग की जाती है उसमें डीप सोल्डरिंग की जाती है। ऑप्शन जो ए में आप देख रहे हैं डीप सोल्डरिंग, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आयोग ने इसका वेव सोल्डरिंग दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्शन लगा है इस क्वेश्चन में। फिलहाल ऑप्शन यहाँ जो है डीप सोल्डरिंग होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन डी माना हुआ है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हम डीप सोल्डरिंग का ही प्रयोग करते हैं। इसमें सोल्डरिंग गन सोल्डरिंग भी आती है, उसी में डीप सोल्डरिंग आती है। इसके बाद स्वीट सोल्डरिंग भी आती है। इसके बाद सोल्डरिंग पात्र तथा कड़छी द्वारा सोल्डरिंग आती है और एक सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग होती है। ये सोल्डरिंग की विधियां होती हैं। उसी में डीप सोल्डरिंग के बारे में पूछा गया था, हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये सिंबल्स से है, ध्यान से देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके बताना है कि ये किसका है। तो देखिए, अगर बाहर का सर्कल यदि नहीं रहता, कुछ यों आकार होता, तो फिर ये किसका होता? तो ये सीलिंग फैन का होता। ऑप्शन ए सही होता। अब इसी को गोल वृत्त में भर दिया है, तो इसका मतलब कि अब ये किसका हो गया? तो ये एग्जॉस्ट फैन का हो गया। तो इस कंडीशन में इसी का पूछा था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर सायरन का सिंबल क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, सायरन का जो सिंबल होता है ये सायरन का सिंबल है। इसके बाद ऊर्जा मीटर का सिंबल क्या होता है? तो ऊर्जा मीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे किलो वाट घंटा लिखा रहता है KWH, और यहाँ से ऐसी लाइन रहती है, ऐसी लाइन रहती है। तो ये ऊर्जा मीटर का होता है। फिलहाल इसका पूछा था तो ये एग्जॉस्ट फैन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 103 नंबर क्वेश्चन कि मिक्सर ग्राइंडर में सामान्यतः किस प्रकार की ड्राइव मोटर का उपयोग किया जाता है? मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इसके बाद सिलाई मशीन की मोटर हो गई। इन सब में जो मोटर प्रीफर की जाती है वो यूनिवर्सल मोटर प्रीफर की जाती है। ऑप्शन जो सी में दिया है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो DC सीरीज मोटर के समान होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और इस मोटर की ये विशेषता होती है कि AC प्लस DC दोनों पर समान रूप से समान इफिशियंसी के साथ वर्क करती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन कि यदि विद्युत आघात से प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, लेकिन उसका हृदय कार्य कर रहा है, तो अति आवश्यक और तत्काल उपचार के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, सांस बंद हो गई है, क्वेश्चन में भी कहा है, लेकिन उसके हृदय की जो स्पंदन रेट है वो
रिस्पॉन्स हमें दे रही है तो हमें तत्काल उसे क्या करेंगे, तो उसे हम कृत्रिम श्वसन अवेलेबल कराएंगे। अब कृत्रिम श्वसन जो होता है 4 प्रकार का होता है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, कृत्रिम श्वसन जिसे मुंह से मुंह में विधि और नोज टू माउथ मेथड। तो इसी में इन्हीं 4 विधियों के द्वारा हम कृत्रिम श्वसन उस व्यक्ति को देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए शीतलन, शीतलन किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो बिना डॉक्टरी सलाह के हमें उसे कोई भी पेय पदार्थ ठंडा गर्म कोई नहीं दिया जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पुलिस से तो इसमें कोई मतलब है नहीं और डॉक्टर का तो मतलब है, लेकिन उस कंडीशन में स्टार्टिंग में हम पहले कृत्रिम पर जाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर हम डॉक्टर पे चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम कृत्रिम ऑप्शन में है तो कृत्रिम हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप सब देखेंगे। एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट 200 वोल्ट रेट किया जाता है, मतलब रेटिंग की गई है इसकी। तापन तत्व हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्या होगा, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो यहाँ देखिए वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है और पावर जो दिया है P इक्वल टू 1 किलोवाट, जब आप लिखेंगे तो इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा। फार्मूला R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। तो V स्क्वायर का मतलब है 200 इंटू 200 अपान P का मान है 1000, क्योंकि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा 1000 वाट। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 20 दूनी का 40। रजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन कि वेबल गेज को समायोजित बेबल भी कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से डॉट डॉट के कोण को चिन्हांकित करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए हमें किया जाता है। तो एक पैरेलल लाइन का निरीक्षण करने के लिए इसमें किया जाता है और इसी पैरेलल लाइन पे अगर कहीं भी आप डॉट डाल देते हैं तो इस लाइन का एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि बेबल गेज समायोजन के द्वारा हम एंगल चिन्हित करेंगे वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0 डिग्री से 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप सबको जरूर याद रखना है। सोल्डर का लिक्विड्स ताप डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए और आधार सामग्री के सॉलिड्स से कम होना चाहिए। तो देखिए सोल्डरिंग जो होती है वो 2 विधियों से की जाती है, एक तो होती है कठोर सोल्डरिंग और एक होती है नरम सोल्डरिंग। नरम सोल्डरिंग जो होती है वो 450 सेंटीग्रेड से कम पर होती है और कठोर सोल्डरिंग जो होती है 450 सेंटीग्रेड से ऊपर में होती है। कठोर सोल्डरिंग 2 प्रकार की होती है और इसमें होता है सिल्वर सोल्डर और एक होता है स्पेल्टर सोल्डर। तो स्पेल्टर सोल्डर जो होता है इसमें हाई गलनांक वाली धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और सिल्वर सोल्डर जो होते हैं स्पेल्टर सोल्डर एक तो हुआ और एक सिल्वर सोल्डर हुआ, इसका जो प्रयोग किया जाता है वह आभूषणों को सोल्डरिंग करने में किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ टेम्परेचर की बात किया था तो टेम्परेचर में हम 450 सेंटीग्रेड का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा वायरिंग प्रकार दिखाने में दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब वायरिंग पढ़ेंगे आप सब तो वायरिंग तो पहले आप समझिएगा कि वायरिंग तो पहले 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है
अस्थाई वायरिंग और एक होती है अस्थाई वायरिंग। अस्थाई वायरिंग जो होती है इसमें दो प्रकार की वायरिंग होती है। इसमें पहली जो होती है क्लीट वायरिंग होती है और दूसरी जो होती है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होती है। अब इसके बाद अस्थाई वायरिंग 5 प्रकार की होती है और इसको आप देखेंगे तो पहली जो होती है केसिंग कैपिंग वायरिंग, दूसरी जो होती है बैटन वायरिंग या सीटीएस वायरिंग या टीआरएस वायरिंग होती है, तीसरी जी होती है लेड सिथड वायरिंग होती है, चौथी जो होती है वो कंसील्ड वायरिंग डक्ट वायरिंग या अंदर छिपी हुई वायरिंग होती है, और पांचवी जो होती है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग होती है। तो यहाँ पे वह वायरिंग जो देखने में अच्छी हो, मतलब है कि ऐसी वायरिंग जो अंदर छिपी हुई हो, दिखाई ना देती हो, वही तो बेहतर है। तो उसी वायरिंग को हम अंडरग्राउंड वायरिंग या डक्ट वायरिंग या छिपी हुई वायरिंग बोलते हैं, जो कंड्यूट वायरिंग के भी अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंड्यूट वायरिंग, इसी का दूसरा नाम डक्ट वायरिंग होता है और इसी का दूसरा नाम अंदर छिपी हुई वायरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब छत की ढलैया होती है, सेंटरिंग होता है, तो उसी समय इसकी पीवीसी कंड्यूट पाइप को बिछाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है, आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। चालन नियंत्रण हेतु वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन पढ़िए और सही स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि एक प्रणाली बहुत महंगी है किंतु 2 अतिरिक्त मशीनों मोटर जनरेटर सेट की आवश्यकता होती है। तो बात तो ठीक है। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग मेथड ऐसा मेथड होता है, इसमें हम सामान्य से कम और सामान्य से अधिक दोनों स्थितियों में मोटर की कंट्रोलिंग स्पीड की कंट्रोलिंग करते हैं, और इसमें 2 मशीनों को हम प्रीफर भी करते हैं, एक मोटर और एक जनरेटर होता है। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है कथन बोलें तो कथन पहला सही है। दूसरे की बात है तो प्रणाली की समग्र दक्षता पर्याप्त नहीं होती है, मतलब अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मशीनें लग रही हैं और उसके बाद इसमें जगह भी ज़्यादा होगी, तो फिर दक्षवान नहीं हो पाएगी, इफ़िशियंसी इसकी ज़्यादा नहीं होगी। अब मुख्यतः यदि हमें लोड कम हो तो और इसकी इफ़िशियंसी खराब हो जाती है। किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी बेहतर तब होती है जब उस पर रेटेड लोड हो, तब वो मशीन की इफ़िशियंसी मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पे बात तो दोनों कथन सही है, क्योंकि दूसरे में भी कह रहा है कि प्रणाली की समग्र दक्षता पर्याप्त नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। तो ये तो बात सही है क्योंकि 2 मशीनें लग रही हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें भी कथन ही दिया गया है कि एसी और डीसी पावर के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि एसी जो है डीसी की तुलना में अधिक महंगी होती है और इसको उत्पन्न करना अधिक कठिन होता है। तो एसी के द्वारा पावर ट्रांसमिट आसान है क्योंकि हमें इसमें एक स्टैटिक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, उसके द्वारा हम वोल्टेज को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, डिमांड के अनुसार स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। और इसमें भी कह रहा है कि हमको उत्पादन के हिसाब से जाएंगे तो हमें एसी सस्ती होती है, जबकि ये कह रहा है कि महंगी होती है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि डीसी के विपरीत एसी को अधिक ऊर्जा हानि के बिना लंबी दूरी तक संचारित किया जा सकता है, तो ये बात सही है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके बताना है
कि ये जो ए से कोडिंग किया गया है कंडक्टर, वो कौन सा पार्ट है। तो देखिए, केबल की जब डिजाइनिंग की जाती है तो उसमें हम लेयर के हिसाब से कौन कौन सी लेयर होगी, तो इसका ट्रिक्स होता है सब LPC होता है। अब सब LPC में जाएंगे तो पहली कोर हो जाएगी, दूसरी पेपर इंसुलेशन हो जाएगा, तीसरा लेड सीट हो जाएगा, चौथा बीडिंग हो जाएगी, उसके ऊपर आर्मरिंग हो जाएगी, उसके ऊपर सर्विंग हो जाएगी। मतलब कि सबसे बाह्य जो लेयर होगी वो सर्विंग होगी और सबसे अंदर वाली कोर कंडक्टर होगा। इसमें एक मेटालिक सीट आती है, इसी का दूसरा नाम लेड सीट होता है। इसका वर्क काम क्या होता है, तो कोर में नमी के प्रवेश को रोकने का काम लेड सीट का होता है। लेड सीट के जस्ट ऊपर बीडिंग होती है जो हेसन जूट या हेसन टेप की बनाई जाती है। इसका काम क्या होता है, तो बीडिंग का काम होता है लेड सीट को यांत्रिक चोट और खरोंच से बचाने का काम बीडिंग का होता है। और उसके ऊपर आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग जो होती है वो जीआई गैल्वेनिस आयरन या एल्युमिनियम की स्ट्रिप के द्वारा बनाई जाती है और ये संपूर्ण केबल को यांत्रिक चोट और खरोंच से बचाने का काम करती है। तो इसमें जो ए पार्ट से दिखाया गया पार्ट है उसे हम लेड सीट कहेंगे। ए पार्ट का ही पूछा है कि ए पार्ट से दिखाया गया कौन सी लेयर है इस केबल की, तो उसे हम लेड सीट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए से दिखाया गया पार्ट जो है वो लेड सीट का है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, इसके सभी लेयर आप यहाँ से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन। साथ ही साथ विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगे तो आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में केवल सर्पी वलय प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मशीन में आपको 2 प्रकार की मोटर मिलेंगी। एक तो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक जो होती है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जहाँ पे हमें लगातार कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो वहाँ पे हम 3 फेज में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को प्रीफर करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में भी हाई टार्क की आवश्यकता हो तो वहाँ पे 3 फेज में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि किस वजह से इसको आप प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पे क्रेन जो होगी, यहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होगी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रीफर करेंगे। यही पूछा था कि स्लिप रिंग मोटर को कहाँ प्रीफर करेंगे, तो वहाँ करेंगे जहाँ स्टार्टिंग टार्क हाई होगा और क्रेन में स्टार्टिंग टार्क हाई की ही आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 113 नंबर कि निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग तरंग रूप की डिजिटल कॉपी के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा उपकरण जिसका हम कोई भी राशि को अगर मेजर करें, देखना चाहें, तो वो अपने डिस्प्ले पर वो राशि को बताए, मेजर करके डिस्प्ले करे, दिखाए, तो उसे हम क्या करते हैं, तो डिजिटल CRO बोलते हैं। CRO जो होता है इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। डिजिटल CRO को हम प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 114 नंबर कि 6 पोल लैप बाउंड DC मशीन में कितने समांतर पथ होते हैं। तो एक तो होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग को हम समांतर बाइंडिंग कहते हैं और वेव बाइंडिंग को हम श्रेणी बाइंडिंग कहते हैं। लैप बाइंडिंग को कंप्लीट बाइंडिंग कहते हैं और वेव बाइंडिंग को इनकम्प्लीट बाइंडिंग भी कहते हैं। लैप बाइंडिंग को वहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रीफर किया जाता है जहाँ पे करंट हाई हो, वोल्टेज लो हो। लेकिन वेव बाइंडिंग को वहाँ प्रीफर किया जाता है जहाँ पे वोल्टेज हाई हो, करंट लो हो। इसके बाद लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, लेकिन वेव बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या ये बराबर नहीं होकर के वेव बाइंडिंग में
केवल पैरेलल रास्तों की जो संख्या होती है वो केवल 2 होती है। अब यहाँ लैप का पूछा है तो आपको बताया कि लैप में जितने पोल होंगे उतने पैरेलल रास्ते भी होंगे, तो यहाँ 6 पोल है फिर 6 पैरेलल रास्ते भी होंगे क्योंकि लैप से क्वेश्चन बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वेव के लिए रहता तो वेव में पोल कितना भी हो पैरेलल रास्ता केवल 2 ही बनता है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टता नियामक के चयन में कौन सा मानदंड प्रभावित नहीं करता है? अगर सेल्फ वोल्टेज रेगुलेटर है तो उसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर्स होता है जो उसे प्रभावित नहीं करता है? तो इनपुट जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज की बात किया जा रहा है तो ये प्रभावित पैरामीटर्स में आता है। वोल्टेज का जो रेंज होता है, परास होता है, ये भी उसके मापदंड में आएगा। और इसका एम्पीडेंस जो कि रेजिस्टेंस होता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस की जब बात की जाती है तो वहाँ पे एम्पीडेंस होने लगता है, तो ये भी इसके पैरामीटर्स में आते हैं। लेकिन करंट जो होती है हायर होगी तो आएगी, लेकिन करंट में भी अगर लोअर करंट आ रही है तो वह सेल्फ वोल्टेज रेगुलेटर के पैरामीटर्स में नहीं आती है और उसी को नहीं को पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान से समझेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज नो लोड से पूर्ण लोड में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? कहने का मतलब है कि वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 वोल्टेज रेगुलेशन। तो कहने का मतलब है कि नो लोड से फुल लोड में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इस टोटल का मान क्या आएगा? जब वेरिएशन होगा नहीं तो फिर टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज का रेगुलेशन 0 होता है तो फिर वो आइडियल ट्रांसफार्मर की श्रेणी में चला जाता है। और यहाँ मान पूछा था तो मान में हम 0% देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला भी आप सब जरूर याद रखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 होता है। और आइडियल कोई भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, कोई भी है, अगर आइडियल शब्द लगाया है और उसकी इफिशियंसी पूछ रहा है तो आप 100% कहेंगे। रेगुलेशन में भी आइडियल के केस में रेगुलेशन 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में रेगुलेशन जो होता है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा और मिनिमम से मिनिमम को हम प्रीफर करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके आप सबको बताना है कि ये किसका है। 117 नंबर क्वेश्चन है। इस फिगर को आप जब देखेंगे तो आपको ये बताना है कि ये कैसा मीटर है। तो ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसकी रीडिंग, तो ये डिस्प्ले है, ये इसकी इंडिकेटिंग सुई हो जाएगी जो कि उस पर रीडिंग हमें देगी। और जब भी ऐसा मीटर आता है तो वह रेशियो टाइप मीटर के अंतर्गत चला जाता है। तो ये जो मीटर है ये रेशियो टाइप मीटर के अंतर्गत आता है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आप सब ध्यान से समझेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन कि एक 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर में 300 चालक हैं, कंडक्टर हैं और यह 800 आरपीएम पर चलता है। यदि प्रति ध्रुव उपयोगी यानी यूजफुल फ्लक्स 0.04 वेबर है तो फिर ईएमएफ बताइए। देखिए पोल की संख्या 6 पोल दिया गया है यहाँ पे, कंडक्टर यानी जेड की संख्या 300 दिया गया है और एन स्पीड जो है वो 800 आरपीएम है और फाई का जो मान है वो 0.0 वेबर दिया गया है।
अब इसका जो फार्मूला होता है E इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A हो जाता है। अब इसी में मान को पुट करना है, तो फाई का मान देखिए यहाँ दिया है 0.04 इंटू जेड जो है कंडक्टर है, चालक हैं, तो ये 300 दिया है, इंटू एन का मान देखिए यहाँ 800 दिया है, तो 800 इंटू पोल, तो पोल देखिए 6 दिया है, तो ये 6 हो जाएगा अपन 60 इंटू पैरेलल रास्तों की। तो वेव बाइंडिंग है ना, तभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया कि वेव बाइंडिंग में पोल कितने भी बने, जो रास्ते होंगे पैरेलल पाथ के वो मात्र 2 होते हैं। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक के बाद है, तो नीचे में 2 0 बढ़ा देंगे, अब ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसी को आपको कैलकुलेशन करना है, तो 2 0 यहाँ है, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 3 से इसको कटाएंगे, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आ 2 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो गया, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ 4 है, तो 4 दूनी का 8, 8 6 48, और इस 800 में से एक 0 बचा है, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 480। आप ईएमएफ निकाले हैं, तो फिर इसका मात्रक और वोल्टेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 480 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों को यदि क्वेश्चन समझ में ये नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका फिर अगली वीडियो में इसका एक्सप्लेन ज़रूर कर देंगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये हर शिफ्ट में आपको बैक ईएमएफ ज्ञात करने के न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन जो है कि मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की मोटर में बाह्य प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। जब आप 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, तो पिछले में ही हम बताए कि इसमें 2 मोटर पढ़ी जाती है। इसमें एक जो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, और एक जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 3 फेज में वहाँ प्रीफर किया जाता है जहाँ पे हमें लगातार स्पीड प्राप्त करनी हो, चाहिए हो, तो वहाँ पे इसको प्रीफर किया जाता है। जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो, वहाँ पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रीफर करते हैं। इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन पे जब जाएंगे आप, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, दोनों की स्टेटर संरचना समान होती है। रोटर की संरचना भिन्न भिन्न होती है, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में जाएंगे तो इसमें छड़ें डाल दी जाती हैं कुछ स्क्यू करके, और ये इंड रिंग के द्वारा, ब्रेसिंग के द्वारा या वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड कर दी जाती है, यानी इसमें छड़ें डाली जाती हैं। लेकिन स्लिप रिंग में जाएंगे तो स्लिप रिंग में जो रोटर जो प्रयोग किया जाएगा वह बाउंड रोटर होगा, और इस बाउंड रोटर पर स्टार बाइंडिंग होती है। आप देखिए स्टेटर में स्टार या डेल्टा कोई भी बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 3 फेज में रोटर पर जो बाइंडिंग होती है वो केवल स्टार बाइंडिंग होती है। तो रोटर की दोनों की संरचना अलग अलग है, स्टेटर की संरचना सेम होती है। इसके बाद इसके बाह्य में कोई भी कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग और रेजिस्टेंस नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग लगती है, 3 कार्बन ब्रश भी लगते हैं, और इसमें रिहोस्टेट रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है। स्टार्टिंग में इसमें रेजिस्टेंस के मान को हायर रखा जाता है, जिससे ये स्टार्टिंग में कम करंट लेता है, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस को कम करते चले जाते हैं। तो रेजिस्टेंस किसमें आवश्यकता पड़ी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि किस प्रकार की तरंग का आरएमएस
और अधिकतम मान बराबर होते हैं। तो आरएमएस मान जो होता है किसी भी का, जैसे यहाँ पे हम वोल्टेज के टर्म्स में बता रहे हैं, तो भी आरएमएस इक्वल टू होता है वी मैक्स अपान √2 होता है। इसी को दूसरे टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 भी मैक्स हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज के टर्म्स में क्या होता है कि वी एवरेज इक्वल टू 2 आई मैक्स अपन पाई होता है। और इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो वी एवरेज इक्वल टू 0.637 आई मैक्स बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि आरएमएस और अधिकतम मान किस में बराबर होंगे, तो स्क्वायर वेव जो होती है उसमें दोनों के मान एक एक हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो वो वेव कौन सी हुई? स्क्वायर वेव हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी सर्किट आप सब जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका चार्ट एक बनता है और उसी में ये आता है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है कि पल्स ईएमएफ के विपरीत प्रवाह को नियंत्रित करने और प्रवाहित करने के लिए किए गए विद्युत कार्यों को आर्मेचर में डॉट डॉट द्वारा विकसित में परिवर्तित किया जाता है। तो जो आर्मेचर में विकसित होता है उसके शाफ्ट पर वो मैकेनिकल पावर होता है। क्यों? क्योंकि जब मोटर है तो मोटर में हम इनपुट क्या दिए? इलेक्ट्रिकल दिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के इनपुट में दी जाती है और इसके आउटपुट में यानी इसके शाफ्ट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो ये हमें मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जनरेटर के लिए बनता तो जनरेटर में हमें इनपुट के रूप में मैकेनिकल देंगे और आउटपुट के रूप में हम इलेक्ट्रिकल लेंगे। अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट का एक उपकरण उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ सामग्री प्रवर्धक होता है। मतलब कहने का है कि कौन सा ऐसा एम्पलीफायर है जो कॉमन एमीटर के अंतर्गत आता है, तो वह करंट प्रवर्धक होता है। करंट एम्पलीफायर जो होता है वह कॉमन एमीटर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है धारा प्रवर्धक यानी करंट एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर्धक को इंग्लिश जो होता है वो एम्पलीफायर होता है। अब एम्पलीफायर में फीडबैक कैसा दिया जाता है, तो याद रखिएगा एम्पलीफायर में फीडबैक जो दिया जाता है वह निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। लेकिन ऑक्सीलेटर में कैसा फीडबैक दिया जाता है, तो ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ गलत होता है। देखिए ट्रांजिस्टर का स्टेटमेंट में कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में। ट्रांजिस्टर के आने के वजह से जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम से कम हुआ है। इसके बाद जो भी डिवाइसेस आई हैं बनी हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो उसका आकार भी छोटा होता चला गया है। और ट्रांजिस्टर के आने से वो एक तरीके से फास्ट स्विचिंग मतलब फास्ट वर्क भी करने लगी हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें छांटना है कि कौन सा इसका गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कम विद्युत खपत, ये ट्रांजिस्टर के आने से बात हुई है, बात सही है। इसके बाद कम लागत और आकार भी छोटा हुआ है, ये भी बात सही है। तीव्र स्विचन, फास्ट इसकी प्रतिक्रिया भी होती है, ये सभी ट्रांजिस्टर के गुण हैं। लेकिन कौन नहीं है, तो उच्च प्रचालन वोल्टता, ये हायर वोल्टेज पर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो फिर हायर वोल्टेज पे डिज़ाइन किए जाएंगे तो फिर ऑप्शन ए में कह रहा है कि विद्युत खपत कम होती है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये कम वोल्टेज के लिए होते हैं क्योंकि इसकी विद्युत की जो खपत होती है वो कम से कम होती है। तो यही डिसएडवांटेज है कि उच्च प्रचालन वोल्टेज होता है ट्रांजिस्टर में, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत स्टेटमेंट है, गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है
24 नंबर क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क के समतुल्य होता है? तो डेल्टा नेटवर्क के समतुल्य पूछा गया है, तो डेल्टा का आप जब ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा आकार आता है डेल्टा का। अब यहीं से निकलते हैं RYB, चूंकि डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता है तो इसका आकार कैसा होता है, तो आप ध्यान से जब देखेंगे इसको तो देखिए इसका आकार जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप सीधा उल्टा कर लीजिएगा, कैसा आया, ये कैसा आकार है, पाई के आकार का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर अब डेल्टा देख ही लिए तो फिर स्टार देख लेते हैं। अब स्टार की रही बात तो स्टार का कैसा होता है, तो स्टार का ऐसा होता है। अब यहाँ पे R हो गया, Y हो गया, यहाँ B फेज हो गया और तीनों के मिड पॉइंट पर यहां से जो एक वायर निकलता है वही न्यूट्रल होता है। इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट में जो हमें चौथा टर्मिनल मिलता है उसे न्यूट्रल होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है लेकिन स्टार में मिलता है। तो फिर इस स्टार का जो टाइप होगा वो किस नेटवर्क के अंतर्गत आएगा, तो देखिए इसका आकार कैसा बन रहा है, ध्यान से आप सब जरूर देखेंगे यहाँ से। अब इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो कुछ ऐसा आकार आएगा, कैसा बना, वाई टाइप नेटवर्क की तरह। तो अगर स्टार का रहता तो फिर ऑप्शन सी हो जाता है। फिलहाल डेल्टा का पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी पाई टाइप का नेटवर्क बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है 125 नंबर क्वेश्चन और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युतरोधी इंसुलेटर का एक वांछनीय गुण है? इंसुलेटर के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इंसुलेटर में कहा जाता है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, उसकी परमिटिविटी विद्युतशीलता भी हाई होनी चाहिए, उसके बाद उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होना चाहिए, उसके बाद नॉन पोरस होना चाहिए, उसकी जो चालकता है वो कम से कम होनी चाहिए और टेम्परेचर का जो विस्तार है वो भी कम से कम होना चाहिए और उसका एनर्जी डिसिपेशन भी लो से लो होना चाहिए। तो देखिए ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर आ रहे हैं सही। ऑप्शन ए कह रहा है कि हाई परमिटिविटी, विद्युतशीलता हाई होनी चाहिए, तो यह इंसुलेटर का गुण होता है हाई होनी चाहिए, तो ये वांछनीय गुण में आएगा, ऑप्शन ए भी सही है। दूसरा कह रहा है कि लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो ये गलत है, उसकी जो मजबूती है वो कम होनी चाहिए, तो फिर इंसुलेटर अगर कम मजबूत हम लगाएंगे तो फिर वो उसका झेल नहीं पाएगा वो ट्रांसमिशन लाइन का जो भी हो, तो ये तो गलत है। सी जो ऑप्शन कह रहा है कि लो थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी चालकता, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन जो डी कह रहा है कि लो डिसिपेशन फैक्टर, मतलब निम्न क्षय गुणांक होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी और ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही हैं। फिलहाल आयोग ने इसका ऑप्शन डी किया है, ऑप्शन ए भी सही है। हमने दोनों एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करेंगे आप सबको भी समझ में आया होगा। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर आप सब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।